डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज सैम्पलिंग। बेसिकली आपका जो सैम्पलिंग का पॉइंट है वो सीधा सीधा है कि यार मेरे पास लार्ज डेटा है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डेटा है, उसमें से मुझे कुछ सैंपल्स निकालने हैं। वो सैंपल्स मैं किस तरीके से निकालूंगा, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स फॉर दैट। ये 4 टेक्निक्स के नेम्स नोट कर लो। हो सकता है इसमें से कोई एक आधा छोटा मोटा पॉइंट थ्योरी में आ जाए। देखो, इसका रियल लाइफ एग्जांपल सबसे बढ़िया आपने एग्जिट पोल के बारे में सुना होगा। जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, कोई भी लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, राज्यसभा में तो चलो हम पार्टिसिपेट नहीं करते, बट लोकसभा के हो, आपके एमएलए वाली इलेक्शन हो, एमपी वाली इलेक्शन, इन सब में क्या होता है, पहले ही वो एग्जिट पोल में बताने लग जाते हैं कि रुझान क्या है, कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, क्या जीतेगा, क्या हारेगा। वो क्या होता है, क्या आपको लगता है कि पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने पूछा कि भैया तू किसको वोट देगा, तू किसको वोट देगा? ये तो वैसे भी हमारा क्या होता है, सीक्रेट होता है, हम किसी को बताते ही नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ कुछ सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग रुझान चेक करते हैं कि क्या हवा, कहते हैं ना कि हवा किस तरफ जा रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो एक्चुअल में सैंपलिंग वही है कि हम लार्ज डेटा पे सारे एल्गोरिदम को लगाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल्स निकाल लेते हैं और उनके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बड़ा इजी। आपके पास लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपने रैंडमली कुछ भी, लेट्स से रोल नंबर 2 उठा लो जी, रोल नंबर 12 उठा लो जी, रोल नंबर 37 उठा लो जी। जैसे हम वो स्लिप डाल दी, किसी को भी बोल दिया एक स्लिप निकाल ले, उसने एक स्लिप निकाली 43, आ जाओ जी 43। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल, नाम ही क्या है, रैंडम। तो रैंडमली कोई भी डेटा हमने पिक कर लिया, मतलब 100 स्टूडेंट थे, उनमें से मैंने लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट पिक करने थे, तो मैंने क्या किया, उनकी सबकी पर्ची डाली और एक निकाला 43 आ गया, दूसरा निकाला 37 आ गया, तीसरा निकाला 94 आ गया। लाइक दैट सिंपल हमने इस तरीके से सैंपलिंग करनी है। दैट इज अ रैंडम नंबर जनरेटर टू सेलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द डेटा। अब इसमें 2 तरीके से हो सकती है। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 स्टूडेंट की पर्ची डाली हुई है। आपने रैंडमली एक पर्ची पिक की, आपको नहीं पता क्या नंबर है, आपने एक पर्ची पिक की, लेट्स सपोज एक स्लिप निकाली और स्लिप क्या आई, 5 नंबर स्लिप आई, तो आपने 5 को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ये जो 5 वापस डालोगे या ये निकल गया, अगर इसको वापस डालोगे तो विद रिप्लेसमेंट हो गया। अगर आपने लेट्स सपोज कह दिया कि 5 को निकालो तो 5 का दोबारा नंबर नहीं आ सकता, तो यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रैंडम सैंपलिंग करते हैं। फिर आ जाता है जी आपका स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, इसमें से आप क्या बनाओ, पहले स्ट्रेटा। क्या बनाओ आप यहां पे, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आप सिंपल से एग्जांपल से समझो कि मैंने एक स्कूल के डेटा पे, स्कूल का डेटाबेस था, उसके ऊपर कुछ सैंपलिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 3 उसमें स्ट्रेटा, 3 ग्रुप्स बना दिए, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 का। और फिर उसके बाद क्या किया, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि क्लास 9 के भी, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 के स्टूडेंट सबको बिठा दिया। लेट्स सपोज तीनों में 100 स्टूडेंट है, तो 300 स्टूडेंट को बिठाया, एक रैंडमली पिक कर लिया, हो सकता है क्लास नंबर 9 से आ जाए। एक और पिक कर लिया, हो सकता है ये भी क्लास 9 से आ जाए। एक और पिक किया, हो सकता है ये भी क्लास 9 से आए। इसको बोलते हैं स्क्यूड। स्क्यूड मतलब एक ही तरफ आपका जो है वो सैंपलिंग चल रही है। हो सकता है ना ऐसा, आपने अगर रैंडमली एक बड़े हॉल में 9th 10th और 11th के बच्चे बिठा दिए और आपने किसी छोटे बच्चे को बुलाया और उसको बोला कि पर्ची निकाल, तो उसने पर्ची निकाली, 9th का आ गया बच्चा। दूसरी बार निकाली, हो सकता है तब भी 9th का आ गया। तीसरी बार निकाली, हो सकता है तब भी 9th का आ गया। तो भैया 10th और 11th वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे फिर सैंपलिंग में, तो क्या वो सैंपलिंग प्रॉपर कहलाएगी? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया क्लास 9 10 आप पहले क्या करो, उसका स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब कुछ नहीं है यार, ग्रुप्स बना दो, क्लास 9 को अलग बिठाओ, 10 को अलग बिठाओ, 11 को अलग बिठाओ। अब क्या किया, एक बच्चे को बुलाया कि भैया स्लिप निकालनी है, तो क्लास 9 की जार अलग है जिसमें क्लास 9 के बच्चों के रोल नंबर है, 10 का जार अलग है, 11 का जार अलग है। तो पहला बच्चा आया, उसने क्लास 9 के जार में से एक स्लिप निकाली, रोल नंबर 67, निकाल दो जी। क्लास 10 में गया, जार में से एक स्लिप निकाली, रोल नंबर 74, निकाल दो जी इसको। नेक्स्ट
क्लास नंबर 11 में गया, उसमें से एक स्लिप निकाली, उसके जार में से रोल नंबर 35 निकल गए। तो दिस इज व्हाट अ सैंपलिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटिफाइड। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो पहले स्ट्रेटा बनाती है, ग्रुप्स इस तरीके से, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस ग्रुप्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक स्ट्रेटा में सेम क्लास के स्टूडेंट है, दूसरे स्ट्रेटा में सेम क्लास के हैं, 10th के हैं, तीसरे स्ट्रेटा में 11th क्लास के। हमने इनको आपस में जंबल नहीं किया। देन आ गया जी हमारा क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं। बस स्ट्रेटा और क्लस्टरिंग में क्या फर्क है कि यहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे की जाती है और इसके अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। मतलब कहने का, जैसे हमने इसमें क्लास 9, 10th, 11 ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग लेट्स सपोज अगर क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग करना चाहेंगे ना, तो हम पता क्या करेंगे, हम लोग 3-4 स्कूल्स का डेटा निकालेंगे और हमने क्या किया, पहले स्कूल के क्लास 9, 10th, 11th के बच्चों को बिठाया, दूसरे स्कूल के क्लास 9, 10th, 11 के बच्चों को बिठाया, तीसरे स्कूल के क्लास 9, 10th, 11 बच्चों को बिठाया। तो मतलब बिटवीन द ग्रुप्स ये क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या है, ये हेट्रो। हेट्रो मतलब अलग अलग, डिस्पर्स्ड डेटा है। ग्रुप के अंदर देखो 9वीं 10वीं 11वीं के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं बिटवीन द ग्रुप्स देखूं, बिटवीन द क्लस्टर देखूं, तो इसमें भी है 9वीं 10वीं 11वीं, इसमें भी 9वीं 10वीं 11वीं के ही है। तो बिटवीन द क्लस्टर ये क्या है, होमोजीनियस, लेकिन क्लस्टर के अंदर डेटा जो है वो हेट्रोजीनियस, अलग अलग टाइप ऑफ डेटा है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्ट्रेटिफाइड में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में से 2 बच्चे निकाल लिए, इसमें से 3 निकाल लिए, इसमें से 4 निकाल लिए, इस तरीके से, या लेट्स सपोज 2-2 निकाले। यहां पे हम ऐसा नहीं कि इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 2 नहीं, हम पूरे का पूरा एक क्लस्टर ही निकाल लेते हैं। हम पूरे का पूरा एक क्लस्टर निकालते हैं या 2 क्लस्टर पिक कर लेते हैं और पूरे के पूरे क्लस्टर को हम लोग क्या करते हैं, बाद में ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा क्लस्टर इन्वॉल्व होता है। आप ऑल्दो क्लस्टर के अंदर भी सैंपलिंग कर सकते हो अगर करना चाहते हो, बट मेनली पूरा क्लस्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सिंपल है हमारे पास क्लस्टरिंग। लास्ट में आ गया जी सिस्टमैटिक। कुछ नहीं यार, नाम से पता लग रहा है। सिस्टमैटिक मतलब सिलेक्ट अ रैंडम नंबर विच इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन सिलेक्ट एवरी kth एलिमेंट। सिंपल। मैंने क्या किया, क्लास 9th के सारे बच्चों को बिठाया, 100 बच्चे थे क्लास में, मैंने बोला रोल नंबर 2 से मेरा स्टार्ट करेंगे, आप रोल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एवरी kth एलिमेंट, सिस्टमैटिक, नाम से पता लग रहा है सिस्टमैटिक, एवरी kth एलिमेंट मैंने k में डाल दी वैल्यू 4th एलिमेंट और यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोल दिया रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 पिक करो जी, कर लिया। उसके बाद एवरी 4th एलिमेंट, 2 के बाद 4th कौन सा आएगा, 6th आएगा। 6th के बाद कौन सा आएगा, 7th 8th 9th 10th, 10th आ गया जी। 10th के बाद 11 12 13 14, 14 आ गया जी। 14 के बाद 15 16 17 18, एवरी 4th एलिमेंट जो है वो हम लोग पिक करेंगे। तो ये हमने डिसाइड कर दिया। ये जो है वो आपका सिस्टमैटिक कहलाता है। थ्योरी है, जस्ट इसीलिए आपको कंप्लीट करवाया है। एक तो ऑब्वियसली सैंपलिंग आपके जो डेटा वेयर हाउस वाला डीबीएमएस वाला जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है, तो आपको टेक्निक्स के नेम पता होने चाहिए। हो सकता है कोई छोटा मोटा थ्योरी वाला आ जाए डेटा प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो आपका सैंपलिंग भी हो गया, डिस्क्रिटाइजेशन भी हो गया आपका, इसके अलावा कंप्रेशन भी हो गया और सबसे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन किया। तो ये सारे टेक्निक्स जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। आ सकता है 1-2 क्वेश्चंस आपके आराम से इस टॉपिक में से आ सकते हैं, मतलब अकेले इसमें से नहीं, पूरे जो डेटा वेयर हाउस वाला जो पूरा टॉपिक है, इसलिए एक बार नोट कर लेना, गो थ्रू कर लेना। थैंक यू।